हेलो, गुड मॉर्निंग। तो समसामयिक 2021 के भाग 2 को शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ से संबंधित करंट अफेयर्स पर इसमें चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम उसके स्टैटिक पोर्शन को भी देखेंगे। ये जो करंट अफेयर्स है वो CGPSC, CG व्यापम, पुलिस, CSCB, SSC, रेलवे इत्यादि अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ से ज़रूर आपके सवाल बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो स्लाइड है उसमें है स्वदेश दर्शन योजना के बारे में। स्वदेश दर्शन योजना पर्यटन मंत्रालय ने बौद्ध सर्किट विकास के लिए राशि मंजूर की है, 325 करोड़ लगभग। 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी है इसमें। तो इसे केंद्र सरकार की देखो अपना देश पहल के हिस्से के रूप में एक बौद्ध सर्किट ट्रेन FM टूर का भी आयोजन किया है। देखो अपना देश याद रखना किससे संबंधित, स्वदेश दर्शन। और ये बौद्ध सर्किट में कौन कौन सी जगह को शामिल किया गया है? बोध गया जो कि बिहार में है, राजगीर, नालंदा और उत्तर प्रदेश में सारनाथ, वाराणसी, ये सब शामिल है। तो बोध गया, राजगीर, नालंदा, सारनाथ को इसमें शामिल किया गया है। स्वदेश दर्शन केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, इसको भी ध्यान रखना है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे वर्ष 2014-15 में देश के में थीम आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के लिए शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया है स्वदेश दर्शन योजना? क्योंकि अभी ये न्यूज में है, ये ट्रेंड कर रहा है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। स्वदेश दर्शन योजना, इसकी परिकल्पना अन्य योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया आदि के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए इसको किया गया है। पर्यटक सर्किट कौन कौन से हैं? 15 तरह के सर्किट हैं इसमें। बौद्ध सर्किट, तटीय सर्किट, डेजर्ट सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज सर्किट, हिमालयन सर्किट, कृष्णा सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, हिमालयन है ना, रामायण सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, जनजाति सर्किट और वन्यजीव सर्किट। तो चलिए इससे संबंधित अन्य जो स्टैटिक पोर्शन है उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में स्वदेश दर्शन योजना के तहत ट्राइबल टूरिज्म सर्किट बनाया जा रहा है। ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के तहत कौन कौन से सर्किट टूरिज्म बनाया जा रहा है? देखिए, जसपुर में एथनिक पर्यटन ग्राम, कुनकुरी में मार्ग सुविधा केंद्र, कुर्दर जो कि बिलासपुर में है एथनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलपमेंट, सरोदा दादर जो कि कबीर धाम में है एथनिक पर्यटन ग्राम, गंगरेल धमतरी में इको एथनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलपमेंट, नथिया नवा गांव में मार्ग सुविधा केंद्र, कोंडा गांव में एथनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलपमेंट, जगदलपुर में है, चित्रकूट में है। ये सारे के सारे आपके तैयार हो चुके हैं। याद रखना है जसपुर, कुनकुरी, दादर सरोदा दादर, गंगरेल, नथिया नवा गांव, कोंडा गांव, जगदलपुर और चित्रकूट। और जो निर्माणाधीन सर्किट हैं टूरिस्ट सर्किट, उसमें तीरथगढ़, मैनपाट, कमलेश्वरपुर और महेशपुर में स्थापित किया जा रहा है। तो देखिए इस तरह से हम जो करंट है उसको अपडेट कर रहे हैं और साथ ही साथ उसके जो स्टैटिक पार्ट हैं उसको भी कवर कर रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले न्यूज पर। और हमारा अगला न्यूज है नया बाघ रिजर्व छत्तीसगढ़ में। नया बाघ रिजर्व बनने जा रहा है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत
एक वैधानिक निकाय है NTCA। इसकी स्थापना 2005 में हुआ है। बाघ संरक्षण को मजबूती प्रदान करने का इनका लक्ष्य है। ठीक है, 2005 में NTCA की स्थापना हुई है, ध्यान रखना है। यह मध्य प्रदेश और झारखंड की सीमा से लगे छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(5)(1) के तहत मंजूरी दी गई है। उदंती सीता नदी, अचानकमार और इंद्रावती रिजर्व के बाद छत्तीसगढ़ में यह चौथा टाइगर रिजर्व होगा। तो 3 टाइगर रिजर्व पहले से हमारे यहाँ, उदंती सीता नदी, अचानकमार और इंद्रावती। महत्व क्या है इसका? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश में एशियाई चीतों का अंतिम ज्ञात निवास था। तो इस तरह का प्रश्न भी बन सकता है, एशियाई चीतों का अंतिम ज्ञात निवास कौन सा है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। ये झारखंड और मध्य प्रदेश को जोड़ता है तथा बाघों की आवाजाही के लिए बांधवगढ़ यानी मध्य प्रदेश एवं पलामू टाइगर रिजर्व और झारखंड के बीच एक गलियारा प्रदान करता है। इनको भी याद रखना है। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है? आपका झारखंड में है। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो इनको भी ध्यान रखना है। और ये महत्वपूर्ण है, इनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। सारे बाघ रिजर्व को हम देखेंगे और साथ ही साथ गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को भी हम देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को देखते हैं। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब हुई है? 1981 में हुई है। इनके पुराना का नाम क्या है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। जब मध्य प्रदेश के साथ था तो छत्तीसगढ़, उस समय संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था। ये जो इसका विस्तार है वो है कोरिया और सूरजपुर जिले में। इसका क्षेत्रफल है 1441 वर्ग किलोमीटर। सबसे विस्तृत यानी सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ प्रमुख जीव नीलगाय, बाघ, देखिए बाघ मिलता है, तेंदुआ और सांभर आदि यहाँ के प्रमुख जीव हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गठन के समय इसका नाम क्या था? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और 2002 में इसका नाम परिवर्तित कर क्या किया गया? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, देश में यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में हमारे 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और कौन सा? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला। तो यह है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है, अगला है हमारा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में 1978 में इसकी स्थापना हुई है और ये छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। 1978 में इसकी स्थापना हुई है। कहाँ है? इसका विस्तार है बीजापुर में। क्षेत्रफल है इसका 1258 वर्ग किलोमीटर। इसका कोर क्षेत्र है और कुल क्षेत्र है 2799 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख जीव बाघ है, टाइगर। छत्तीसगढ़ का एकमात्र कुटरू गेम सेंचुरी जो है वो बीजापुर में है, जो कि इसी राष्ट्रीय उद्यान यानी कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। एकमात्र गेम सेंचुरी। इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। इसी के नाम पर ये राष्ट्रीय उद्यान का नाम पड़ा है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर 1983 घोषित किया गया है। तो अब ये एकमात्र नहीं रह गया है, अब गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भी टाइगर रिजर्व बन गया है। तो अब 2 हो गए हैं। प्रदेश सरकार ने 2009 में यहाँ टाइगर रिजर्व लागू किया था। 2009 में। तो इंद्रावती को कब बनाया गया था टाइगर रिजर्व? 2009 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए, अब सूरजपुर की बात आई है तो तमोर पिंगला को भी देख लेते हैं। तमोर पिंगला ये एक अभ्यारण्य है, सूरजपुर जिले में है। 1978 में इसकी स्थापना होती है। 608 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नीलगाय मुख्यतः यहाँ पाई जाती है।
और तमोर पिंगला जो है राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य। चलिए अगला देखते हैं उदंती। देखिए उदंती कहाँ है? उदंती गरियाबंद में है। स्थापना कब हुआ है? 1983 में हुआ है। क्षेत्रफल कितना है? 230 वर्ग किलोमीटर। उदंती के बारे में, उदंती अभ्यारण्य के बीच में उदंती नदी बहती है, इसी के नाम पर ये अभ्यारण्य का नाम हुआ है। और इस उदंती नदी में है गोदना जलप्रपात, ये भी ध्यान रखना है, गोदना जलप्रपात। 2009 में 9 से टाइगर रिजर्व में शामिल है ये। देखिए अभी इंद्रावती को देखा था, वो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान था जो टाइगर रिजर्व में शामिल था। और ये क्या है? ये राष्ट्रीय उद्यान तो नहीं है, ये तो अभ्यारण्य है। तो उदंती सीता नदी करके इसको शामिल किया गया है। उदंती सीता नदी और एक अचानक मार भी, उसको भी देखेंगे हम, वो भी टाइगर रिजर्व है। तो 2009 में टाइगर रिजर्व बनाया गया है इसको। वन भैंसा और मोर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं यहाँ पर। वन भैंसा और मोर उदंती में। उदंती अभ्यारण्य में करनाल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा शोध किया जा रहा है। करनाल कहाँ है? हरियाणा में। मादा वन भैंसा का जन्म हुआ है ना यहाँ पर, उसका नाम दीप आशा है। ध्यान देना है, अभी अभी इस दीप आशा की मृत्यु हो गई है, तो इसलिए। और उदंती जो अभ्यारण्य है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गरियाबंद जिले के वन में पाया जाता है मूसक हिरण, जो कि ये भी न्यूज में था, अभी अभी देखा गया था मूसक हिरण वहाँ। और कहाँ पर मूसक हिरण देखा गया है कमेंट कीजिएगा। सीता नदी के बारे में देख लेते हैं। सीता नदी जो अभ्यारण्य है, सीता नदी और उदंती एक ही टाइगर रिजर्व है। सीता नदी है धमतरी में। 1974 में इसकी स्थापना होती है। 559 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है ये, सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है सीता नदी अभ्यारण्य, सबसे प्राचीन। जैसे कि हमने देखा था अभी तमोर पिंगला सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, तो सीता नदी क्या है? सबसे प्राचीन अभ्यारण्य। 2009 में टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया इसको। 2006 में उदंती के साथ साथ इसको भी टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था। ठीक। सर्वाधिक मात्रा में तेंदुए पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? तेंदुआ। सीता नदी के नाम पर नामकरण हुआ है। सीता नदी क्या है? नदी है सीता नदी, तो महानदी की सहायक नदी है देवखुट। ठीक, ये भी महानदी की सहायक नदी है। चलिए देखते हैं अगले साइड पर हम अचानक मार अभ्यारण्य को देख रहे हैं, टाइगर रिजर्व को। मुंगेली जिले में है ये। 1975 में इसका स्थापना हुआ है। 552 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अचानक मार अभ्यारण्य देश का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व है, ध्यान रखना है। 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। 2009 से टाइगर रिजर्व में शामिल है। 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था 2006 में, और 2009 में टाइगर रिजर्व बने हैं, ये सब ध्यान रखना है। अचानक मार्ग के बीचों बीच मनियारी नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? मनियारी। और अचानक मार्ग में सर्वाधिक मात्रा में बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, बाघ पाए जाते हैं सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर, तो इनको ध्यान में रखना है। चलिए हम चलते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं लोकेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पर है तमोर पिंगला और यहाँ पर है आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ये कोरिया हो गया और ये सूरजपुर, ये कोरिया और सूरजपुर के क्षेत्र में है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अचानक मार कहाँ है? ये वाले मुंगेली वाले एरिया में। ठीक है, और देखिए सीता नदी उदंती है यहाँ पर।
इंद्रावती है, देखिए दक्षिण क्षेत्र में। इन सबको हमको याद रखना है। चलिए ठीक है, चलिए चलते हैं अगला। जल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न सर्वेक्षण, जल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न सर्वेक्षण। तो ये क्या है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान NGRI द्वारा विकसित यह भूजल की स्तर, मात्रा, गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। वर्ष 1961 में NGRI CSIR के तहत स्थापित एक भूवैज्ञानिक अनुसंधान संगठन है। अगला देखते हैं, उसके बारे में बस उतना ही याद रखना है। अर्थशास्त्र का नोबेल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किनको मिला है? देखिए, इसका तो आधा जो हिस्सा है वो है कनाडा में जन्मे डेविड कार्ड को याद रखना है, डेविड कार्ड को मिला है। और दूसरा आधा हिस्सा मिला है इजराइल अमेरिका जोशुआ डी एंग्रिस्ट को। जोशुआ डी एंग्रिस्ट और डच अमेरिकी हैं गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस। आधा हिस्सा किनको मिला है? डेविड कार्ड को, और आधा हिस्सा इन दोनों को मिला है, जेसुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस। जोशुआ डी एंग्रिस्ट 2-3 बार 4 बार बोलेंगे, इस नाम को तो याद हो सकता है, बोलना जरूरी है। बोलने से सब होता है। जोशुआ डी एंग्रिस्ट, गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस, डेविड कार्ड, 3 लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है। देखिए, डेविड कार्ड को श्रम अर्थशास्त्र में उनके अनुभवजन्य योगदान के लिए सम्मानित किया गया। जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू ने क्या किया है? आकस्मिक संबंधों के विश्लेषण में उनके पद्धतिगत योगदान, इसके लिए इनको पुरस्कृत किया गया है। डेविड कार्ड ने क्या किया? श्रम अर्थशास्त्र में अनुभवजन्य योगदान दिया। तो इस तरह से याद रखना है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस को दिया गया है। चलिए हम अगली खबर की ओर रुख करते हैं। और अगला खबर है नोबेल का शांति पुरस्कार। तो फिलीपींस के पत्रकार है मारिया रसा। फिलीपींस के पत्रकार कौन है? मारिया रसा। और रूस के दिमित्री मुरातोव। इनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के उनके प्रयास के लिए नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। मारिया रसा फिलीपींस के हैं। मारिया रसा कहाँ से है? फिलीपींस से। और दिमित्री मुरातोव रूस से। देखिए, शांति से संबंधित यहाँ पर आप ट्रिक के तहत इसको याद रख सकते हैं। मित्र को याद रख सकते हैं, दिमित्री। शांति हमें किससे मिलता है? अपने दोस्तों से, मित्र से। और मारिया रसा से आप याद रख सकते हैं रसा से रस पीने से हमें क्या मिलता है? शांति। इस तरह से आप याद रख सकते हैं मित्र और रस को, मारिया रसा और दिमित्री मुरातोव। तो चलिए अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज, डॉक्टर अब्दुल कादिर खान। कौन है डॉक्टर अब्दुल कादिर खान? पाकिस्तान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। देखिए, वीडियो थोड़ा स्लो हो सकता है, तो
अगर आपको फास्ट देखना है तो अपने जो स्पीड है उसको बढ़ा लीजिएगा यूट्यूब में सेटिंग में जा कर के अपने, है ना। अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया है। पाकिस्तान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। पाकिस्तान से हैं अब्दुल कादिर खान, ध्यान रखना है। कादर खान नहीं है, कादिर खान है। उन्हें पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को सफल बनाने का श्रेय दिया जाता है और इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कार्यक्रम ने पाकिस्तान को परमाणु हथियार राज्य के मामले में भारत के बराबर ला दिया है। ठीक है, इसी वजह से पाकिस्तान में देश परमाणु बम कार्यक्रम के जनक या परमाणु नायक के रूप में उनको जाना जाता है पाकिस्तान में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब तक के सबसे बड़े परमाणु प्रसारक के रूप में संबोधित करते हुए उनकी आलोचना की जाती है उनके पश्चिमी देशों द्वारा। तो इतना बात याद रखना है। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान खास करके वो पाकिस्तानी वैज्ञानिक थे और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े थे, इतना तो कम से कम याद रखना ही है। ठीक, अगला न्यूज जो है वो क्या न्यूज है, देखिए ई कोड के संबंध में है ये न्यूज। ई कोड प्रोजेक्ट के बेहतर प्रयास एवं क्रियान्वयन के लिए नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के डायरेक्टर जनरल की ओर से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को सिल्वर अवार्ड मिला है। हाईकोर्ट से संबंधित ये न्यूज है ना। सिल्वर अवार्ड मिला है ई कोड के कार्यान्वयन के लिए। तो अब जो हमारा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है उसके बारे में पूरा डिटेल्स देख लेते हैं हम। ठीक है, चलिए देखिए हम आ गए हैं उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये है आप उनका ऑफिशियल वेबसाइट छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या जानकारी मिलती है, देखिए यहाँ पर जानकारी मिलती है कि सबसे पहला तो इसका जो निर्माण है, स्थापना है 1 नवंबर 2000, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तब इसका भी गठन हो गया। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत हुआ है ना। छत्तीसगढ़ के नवनिर्मित राज्य के लिए एक अलग उच्च न्यायालय के रूप में। बिलासपुर का उच्च न्यायालय भारत का 19वां उच्च न्यायालय है, आपको पता ही होगा। तो BN कृपाल उद्घाटन जो करते थे उच्च न्यायालय का उद्घाटन, न्यायमूर्ति BN कृपाल के हाथों। यहाँ पर देखिए माननीय न्यायमूर्ति RS गर्ग छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है ना, ये बोदरी में स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। और अदालत ने 22 जजों की शक्ति को मंजूरी दी है। 22 जज यहाँ पर नियुक्त किए जा सकते हैं। 19वां है ना, बोदरी में है। और पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है, RS गर्ग। और स्थायी अगर न्यायाधीश की बात करें तो WA शशांक, WA शशांक याद रखना। WA शशांक है आपके मुख्य न्यायाधीश, स्थायी मुख्य न्यायाधीश। कार्यवाहक पूछे तो RS गर्ग है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के बारे में इतना ध्यान रखना है। अच्छा, जो अभी नए जो चीफ जस्टिस है वो है आपका अरूप कुमार गोस्वामी। अरूप, ध्यान रखना है। जो नए चीफ जस्टिस कौन है, अरूप कुमार गोस्वामी। अरूप कुमार, ठीक। इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे प्रशांत मिश्रा थे। ठीक, अरूप कुमार गोस्वामी, प्रशांत मिश्रा, अभी ये एकदम लेटेस्ट है। चलिए अगला न्यूज पर चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में है यहाँ पर। तो 12 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 28वां स्थापना दिवस आयोजित किया गया है ना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था, ध्यान रखना वैधानिक। ये संस्थाओं के बारे में इस तरह का क्वेश्चन आता है, वैधानिक है कि संवैधानिक है,
कि अर्धवैधानिक है कि क्या है, तो इसको ध्यान रखना है। 1993 के प्रावधानों के तहत इसको गठन किया गया है। मुख्यालय कहाँ है इसका? दिल्ली में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय भी पूछ देते हैं कई बार। संविधान द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार, समानता का अधिकार आदि की रक्षा के लिए एक प्रहरी के रूप में NHRC काम करता है। यह एक बहुसदस्यीय संस्था। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति और द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। इन्हें इनके पद से केवल तभी हटाया जा सकता है जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जांच पर इन पर दुराचार या असमर्थता का आरोप सिद्ध हो जाए। तो कौन हटा सकते हैं, कैसे हटाया जा सकता है, इनको पता चल गया। तो इस आयोग के 5 विशिष्ट विभाग हैं: विधि विभाग, जांच विभाग, नीति अनुसंधान एवं कार्यक्रम विभाग, प्रशिक्षण विभाग, प्रशासन विभाग। राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष के परामर्श पर की जाती है। ये भी हमको याद रखना है। इसके बारे में और क्या जानकारी जाननी चाहिए, चलिए देखते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के संबंध में यहाँ पर जानकारी हमने सर्च किया तो ये इसके प्रथम अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। वर्तमान में कौन है इसके अध्यक्ष? वर्तमान में है 2021 में न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा इसके वर्तमान अध्यक्ष के पद पर आसीन है। और अगर जानकारी चाहिए आपको तो ये देखिए विकिपीडिया पर भी है इसकी जानकारी उपलब्ध, और साथ ही साथ इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो न्यूज है स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग प्रणाली से संबंधित है। स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग तेलंगाना कहाँ की सरकार ने शुरू किया? तेलंगाना सरकार ने भारत की पहली है ये स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग प्रणाली विकसित की है। इसका परीक्षण शीघ्र ही तेलंगाना के खम्मम जिले में किया जाएगा। देश की पहली स्मार्टफोन आधारित वोटिंग प्रक्रिया होगी, ये तेलंगाना ने शुरू किया है। भारत और यूनाइटेड किंगडम का फॉरवर्ड एक्शन प्लान क्या है? नाम याद रखना है और देश याद रखना है। इसमें ये भारत और यूके का है, ये याद रखना है। लुखा नदी का विसहरण क्या होता है? मेघालय में है लुखा नदी, याद रखना है। डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट मृतप्राय लुखा नदी पुनर्जीवित करने के लिए। 1 दशक पहले क्या हुआ था? इस नदी को लुखा नदी को विषाक्त माना जाता था क्योंकि इस नदी में एसिड खदानों की जल निकासी और उसे कोयले की खदानों से प्रवाहित होने वाले कारण दूषित जल के कारण दूषित हो गया था, है ना। फाइटोरेमेडिएशन पद्धति का उपयोग नदी के विसहरण के लिए किया गया था, जिसमें पानी से प्रमुख विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए शैवाल का उपयोग किया जाता था। तो लुखा नदी के बारे में याद रखना है, मेघालय में है। इसमें डिटॉक्सिक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है लुखा नदी। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष ये देखिए 2021 से 2030 को क्या किया गया है? स्वस्थ वृद्धावस्था दशक घोषित किया। देखिए जब भी दशक इस तरह का घोषणा होता है, दशक का घोषणा, तो ये पूछते ही हैं एग्जाम में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021 से 30 को स्वस्थ वृद्धावस्था दशक के रूप में घोषित किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकसित इस पोर्टल का नाम है सीनियर एबल सिटीजन फॉर एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी सेक्रेड, याद रखना है। पूछ सकता है ये किससे संबंधित है? SACRED सेक्रेड, ये इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, सीनियर एबल सिटीजन फॉर रीएम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी।
याद रखना है 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में। ग्रीन टर्म लोन क्या है? ग्रीन टर्म लोन हाल ही में एनटीपीसी की सहायक कंपनी है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी है ना, एनटीपीसी आरईएल रेल ने राजस्थान और गुजरात में सौर परियोजनाओं की स्थापना के लिए अपने पहले ग्रीन टर्म लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्रीन बॉन्ड क्या होता है? एक ऋण साधन है। ये भी इसके माध्यम से हरित परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाई जाती है। इसमें आमतौर पर नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, टिकाऊ जल प्रबंधन आदि शामिल किए जाते हैं। ईएसजी फंड क्या है? 3 शब्दों अर्थात पर्यावरण, इन्वायरमेंटल, सामाजिक, सोशल और शासन गवर्नमेंट से मिलकर बना है। यह एक तरह का म्यूचुअल फंड है। स्थायी निवेश या सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेश के रूप में भी जाना जाता है इसको। नजला बोर्डेन रोमथाने ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कौन है? कैस सैयद ने नजला बोर्डेन रामधाने को प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया। इस प्रकार नजला बोर्डेन रामधाने ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री है। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री है नजला बोर्डेन रामधाने। यहाँ के राष्ट्रपति भी याद रखना है कौन है? कैस सैयद। बायोथेनल प्लांट के बारे में है मोस्ट इम्पोर्टेंट, कहाँ प्लांट लगने वाला है, क्या होगा इसमें, चलिए देखते हैं। देखिए बायोएथेनॉल प्लांट के बारे में छत्तीसगढ़ में बायोएथेनॉल उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए विशेष पैकेज घोषित कर दिया गया है। हाँ, नवीन औद्योगिक नीति के तहत ये किया गया है। कब से कब तक है नवीन औद्योगिक नीति? ध्यान रखना है आपको 2019 से 2024 है ना। कई बार ये प्रश्नों में पूछा जा चुका है एग्जाम में। औद्योगिक नीति 2019 से 2024 कोर सेक्टर के मेगा उद्योगों को सहायता देने के लिए राज्य में है ना ये सब कार्य किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं एथेनॉल उत्पादन से संबंधित चीज़ों को। एथेनॉल ठीक है ना। सबसे पहला छत्तीसगढ़ में पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कबीरधाम में। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। तो देखिए 6 जिलों में एथेनॉल प्लांट स्थापित करने की योजना है। सबसे पहले तो है आपका कबीरधाम जिला याद रखना है। कबीरधाम में कहाँ? भोरमदेव शक्कर कारखाना है ना, भोरमदेव में एथेनॉल प्लांट लगेगा कवर्धा में, भोरमदेव शक्कर कारखाना। उसके अलावा देखिए बालोद में, दुर्ग में, रायपुर में, बिलासपुर, बलौदाबाजार और जांजगीर चांपा में धान से एथेनॉल प्लांट बनाने का प्लांट लगाया जाएगा, क्योंकि ये जो जिले हैं वहाँ धान का उत्पादन अधिक होता है। अब यहीं पर अगर कवर्धा की बात करें तो कवर्धा में क्या है? गन्ने का उत्पादन है। इसीलिए शक्कर कारखाने में, भोरमदेव शक्कर कारखाने में गन्ना से एथेनॉल बनाने के लिए प्लांट स्थापित किया जाएगा। तो इसमें बस इतना ही याद रखना है कौन कौन से जिले में खुलेगा, लगाया जाएगा प्लांट। ठीक है, इससे रोजगार मिलेगा है ना। निवेशकों को उद्योग नीति के तहत दी जाने वाली रियायतों के साथ bespoke पॉलिसी के तहत भी रियायत दी जाएगी।